Hello everyone, this is विवेक पॉल एंड वेलकम यू ऑल इन संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। ये चैप्टर 1 का हमने जो अभी कुछ ही दिन पहले माइंड मैप अपलोड किया था, उसी के क्रम में आज दूसरा माइंड मैप लेकर के आए हैं और वो दूसरा माइंड मैप चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर का माइंड मैप आज हम लोग यहीं पे बनाने जा रहे हैं और आप लोग भी मेरे साथ में आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए। अगर इस चीज़ को आप मेंटेन करते चलेंगे, जैसे चैप्टर 1 को ऑलरेडी कवर कर दिया, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। शुरू में ही मैं बता रहा हूँ, उसका माइंड मैप बना चुके हैं। अब इस माइंड मैप को बनाइए। माइंड मैप बनाने से क्या हो रहा है कि पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है आपका। चाहे आप कभी भी पढ़ रहे हो, आज से हो सकता है 5 साल के बाद कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ रहा होगा और इस वीडियो को देख रहा होगा, तो भी उसको फायदा होगा, क्योंकि जब वो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा तो उस वक्त उसको कोई चीज़ चाहिए जो रिवाइज करना हो उसे। तो रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट वीडियो। मैं डिटेल में ये नहीं बताने जा रहा हूँ कौन क्या है नहीं है, सिर्फ रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को लाया गया है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सो कम एंड लेट्स डू इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है, चैप्टर 2 फिजिक्स, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली पढ़ना है पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है आपको, उसके बाद में जाके कैपेसिटेंस के बारे में जानना है आपको। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और क्या क्या चीज जानना है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। उसी तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हाँ, अब बोलेंगे सर ये तो क्लास 9 का स्टूडेंट भी जानता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस क्या है, लेकिन इस यहाँ जो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस क्लास 12 में एप्लीकेबल है। मतलब कुछ चीज़ें जो आप क्लास 9 10th में अधूरा होता है नॉलेज वहाँ पे, वो यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है 11 12 में। तो ये नहीं कहेंगे कि जिसमें करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता वो इंसुलेटर, वो पुरानी बातें हैं, ये आपको पता है। तो इस चैप्टर में स्पेशली कंडक्टर और इंसुलेटर का जो डिफरेंस पढ़ना है वो बताएंगे। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है ये पढ़ना है इसमें आपको, और कैपेसिटेंस तो अभी डिस्कस किए। तो मेन जो टॉपिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है जो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो यहां पे फिलहाल मैंने इस जगह पे आपके पास ओनली जो है 1 2 और 3 टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में करेंगे, और उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक के बारे में करेंगे। क्लियर है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कह रहा है देखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द डिजायर्ड पोजीशन। बहुत थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया ना, क्या करें एग्जाम में तो लिखना होगा ऐसे ही आपको। सिंपल शब्द में अगर समझना है तो क्या कर सकते हैं ना, किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो आपको काम करना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एजेंट। माने टेस्ट चार्ज अपने आप भी जा सकता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्जेस, दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट। माने एक टेस्ट चार्ज को इस जगह से उठा करके इस जगह तक लाने में आप कितना वर्क कर रहे हो, दैट इज द पोटेंशियल। और एक बात, आपको जहां से आप टेस्ट चार्ज को ला रहे हो वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर यू नो द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये आप मान लेते हो जनरली आपको पता है पोटेंशियल नहीं डिस्कस किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया जाता है। एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बाद में पोटेंशियल इसलिए कह देते हैं कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस यू नो द रेफरेंस पॉइंट एंड यू एज्यूम द वैल्यू ऑफ योर रेफरेंस पॉइंट। जीरो, जनरली हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो
ये सब बातें आप डिटेल में चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू डिजायर्ड पॉइंट। एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई एक्सटर्नल एजेंट जितना काम करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव। तो फिर कह रहे हैं अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है, वेरी गुड, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, मैं बताता चल रहा हूं हिंदी में, ठीक है। ये विद्युत विभव के बारे में हमने कहा। तो विद्युत विभव का ऐसा यूनिट क्या होता है ना, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ऐसा क्यों, क्योंकि फिर कह रहे हैं ना पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट लिख दिए, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस निकालने थे हम, एक रेफरेंस पॉइंट था, तो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो, हम अज्यूम कर चुके, इसीलिए वी नॉट माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए सॉरी वी नॉट हो जाएगा, इसलिए वी नॉट इक्वल टू लिख दे रहे हैं। वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग या फिर टू डिस्प्लेस अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द डिजायर्ड पॉइंट। किसी एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, क्लियर है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल सकते हैं। एक्चुअली में है ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन चूंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल को हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड दो तीन बातें, क्या है आपका ना, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वगैरह वगैरह डेफिनेशन कर दिए, इसका यूनिट हमने बता दिया आपको, जूल पर कूलाम। अब इससे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल होता है, एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, वो एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस में, लेट दिस बी डिस्टेंस r, यहां पे आपको क्या निकालना है, r डिस्टेंस में एक पोटेंशियल निकालना है। ये p पॉइंट है मान लेते हैं, और भी p बोलेंगे, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, तो vp इक्वल टू लिखा हुआ देखिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इफ देयर इज नो मीडियम, इस यहां पे कुछ भी नहीं है, या तो एयर है तो चलेगा या वैक्यूम है, क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऊपर में क्या हो जाएगा q। असल में किस तरह से पढ़ा जा सकता है, एक और तरीका आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सॉरी सर, k q अपॉन r, क्या हो जाएगा, k q अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, याद कीजिए, क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या पढ़ रहे हैं, के क्यू अपॉन आर, बस ये क्यू क्या है, ये जो चार्ज यहां पर रखा हुआ है वही क्यू है और कुछ नहीं। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर, ठीक, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। मान लीजिए अब आपका दूसरा एक पॉइंट लिख रहा है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, बोले तो एक से ज्यादा चार्ज है, जब एक से ज्यादा चार्ज हो जाए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बिकॉज यहां पे एक ही चार्ज है, और यहां देखिए क्यू आई समेशन का यूज किया गया है, बहुत सारे चार्जेस है, तो आप क्या यूज करेंगे ना, v इक्वल टू, आप सिंपली k लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब k होता है, आप सिग्मा स्टार्ट कीजिए ना, चार्ज बहुत सारा है, मान लेते हैं i चार्जेस है, कहां से कहां तक, n चार्जेस है मान लेते हैं, तो i इक्वल टू 1 से n तक, और इसी तरह का डिस्टेंस भी बहुत सारा होगा, दैट इज आर आई भी लिख देंगे। तो जितने सारे डिस्टेंस है सबको नीचे लिखिए, जितने सारे चार्जेस है सबको ऊपर लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल आ जाएगा, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं पोटेंशियल एक डाइपोल के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एक डाइपोल के लिए हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए किसी डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल क्या है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो में गलती से आए हैं, ठीक है, इस वीडियो को स्किप कीजिए, सबसे पहले चले जाइए मेरा पहला वीडियो में, वहां पे जाकर के देख लीजिए, थोड़ा बहुत वहां पे बताया हुआ, बिकॉज मैं उस वीडियो में भी क्लियर कर दिया हूं कि रिवीजन पर्पज से बच्चे यहां आ रहे हैं, इस लेक्चर में रिवीजन पर्पज से आ रहे हैं, माइंड मैप बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो विजन क्लियर है कि हमारा मोटो क्लियर है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे रिवीजन, तो डिटेल में तो जा नहीं सकते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, ये है डाइपोल, मान लेते हैं ये एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो एक डाइपोल है, दो पोल है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ठीक, ये इसका मिडिल पॉइंट है O, ठीक है। हम चाहते हैं किसी एक पॉइंट A पे पोटेंशियल निकालना, एनी पॉइंट, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एनी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, क्या करेंगे, तो एक एंगल हमने दिखा है यहाँ पे, क्या
थीटा, यहां लिख दिए थीटा इज हाउ मच, AON, AON, ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ओके। और r डिस्टेंस में, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस में आपको निकालना है, तो पोटेंशियल एट A क्या हो जाएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय r स्क्वायर, P cos थीटा बाय r स्क्वायर। और P क्या है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये लिखा हुआ है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाउ मच, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कोई एक चार्ज, कोई भी एक ही चार्ज होता है, जनरली मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का सेम होता है, सिर्फ क्या होता है ना, वैल्यू बोले तो आप बोल सकते हो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, पोलरिटी में चेंज होता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू डी, आप P यहाँ पे बैठा दोगे, और थीटा क्या है ना, ये एंगल आप देख करके लिख दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, किसी भी एंगल पे, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी एंगल पे P से, P किधर से किधर होता है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि P किधर से किधर हो सकता है, फिर से बोल रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ P होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, चार्ज माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ P होता है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा क्या है यहाँ पे देखना होगा ना, P का ऑपोजिट साइड और P का ऑपोजिट साइड और जो एंगल लिए हैं आप, जहां डिस्टेंस ले रहे हैं वहां का बीच का एंगल है, मतलब दिस इज नॉट थीटा। अगर ये थीटा है तो फिर कुछ और हो जाएगा, ये थीटा है, ध्यान से। अगर यहाँ पे क्या लिख दें हम, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये है आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा जनरली, ये कितना, सॉरी 180 है, ये 180 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह क्या बैठाओगे, 180 माइनस थीटा, ठीक है। जो भी हो उतना डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको क्या समझना है, सीधा सीधी के पी कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहे हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, सीधा सीधी बात है। ये ड्राइंग समझ में आ गया है, P क्या है पहले से पता है, यहाँ पे थीटा के बारे में बता दिए। अब जो स्पेशल बात आपको समझ याद रखना है क्या, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, चलिए ड्राइंग को थोड़ा सा साफ करते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए ये सब तो बता दिए, सब तो मिटा रहे हैं, देखिएगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये रहा आपका डाइपोल, यहाँ पे है आपका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है आपका माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपने लिया था थीटा, ये थीटा लिया था, ठीक है। ए पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, अभी बोल रहा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये थीटा 0 अगर होगा तो ये पॉइंट उठ करके इसी लाइन पे आ जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है, इसी लाइन पे आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा, है ना। ये मान लीजिए ये पॉइंट था, तो ये थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे कहीं पे होगा, इसी को क्या बोलते थे, एक्सियल लाइन। तो पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन क्या होता है, डायरेक्ट याद कीजिएगा, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन क्या होता है ना, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के ना के पी बाई आर स्क्वायर, क्या बोलेंगे, के पी बाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर, अब आर क्या है ना, मिड पॉइंट से टू दैट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जहां आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल, दिस इज आर। पहले ये था आर, अब ये हो चुका है ये आर, क्लियर है। तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ना, V इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ध्यान से के पी बाई आर स्क्वायर। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा ना, पोटेंशियल 0 होगा, इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये कौन सा पॉइंट में आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा। देखिए एक बार ड्राइंग बना करके दिखाते हैं फिर से, क्या है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये था आपका डाइपोल, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। आपका पॉइंट पहले से कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे आप निकाल रहे थे, ये एंगल क्या था, थीटा था। अब ये एंगल क्या हो जाए बोल रहा है, 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, ये इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पूरे जगह पे, इस पूरे सरफेस में जो हमने अभी बनाया, ड्रॉ किया, मिड पोजीशन ऑफ द डाइपोल, मिड पोजीशन ऑफ द डाइपोल, पूरे सरफेस ऑफ द डाइपोल में क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द सरफेस मिड ऑफ द डाइपोल इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। माने क्या होगा समझ रहे हो, थीटा में अगर थीटा क्या हो जाए भाई, 90 डिग्री हो जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाए, तो क्या होगा पोटेंशियल उसके लिए 0 होगा। सवाल उठता है ऐसा क्यों होगा, तो इसके लिए जो है आप डिटेल वीडियो देखिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होगा।
बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा। जो भी होगा भाई पोटेंशियल, एक तो होगा आपका माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा भी हो जाएगा ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया था, के क्यू बाई आर होगा, ध्यान से P इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, के क्यू बाई आर, प्लस के वजह से और माइनस के वजह से माइनस के क्यू बाई आर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल क्या होता है 0 हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है कोई कि आप इसका डायरेक्शन देखने जाएंगे किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। याद कीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से भी आ जाता है सवाल, हमने देखा है कि एमसीक्यू में भी पूछता है, और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो प्रूफ है इसका ये भी पूछ सकता है। तो ये आप अगर पॉइंट दिमाग में रहेगा कि हाँ पोटेंशियल 0 होता है उस जगह पे, तो क्या करना है आप तो वहां डिटेल में जाके देखेंगे। क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं। अब आपका ये क्लियर हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सारा जानकारी हो गया, क्या है इसमें, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है, और अभी हमने डिस्कस किया डाइपोल के लिए क्या होता है। अब आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो मैंने बताया कि ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल हर जगह पे बराबर हो, 0 का बात नहीं कर रहे कि 0 हो। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में यहां इस जगह पे पोटेंशियल आपका मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो इस जगह में पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है, हर जगह पे अगर 5 वोल्ट है, तो क्या बोलेंगे इसको, इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस। 0 होगा जरूरी नहीं, हाँ ये बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0 ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब इसका और इस पॉइंट के बीच का निकालिएगा तो 5 - 5 क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल 0 नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि एनी 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 0 होता है, या फिर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है? इसे हिंदी में समविभव पृष्ठ कहते हैं, हिंदी वाले याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ। वैसे पृष्ठ जिस जगह में हर बिंदु में जो विभव होता है उसका मान समान हो, और कोई भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो, 0 हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। लिखा हुआ है देखिए, पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल क्या हो, सेम रहे हर सरफेस में। ये तो मैंने अभी समझा दिया। इस बात को समझिए क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। component of electric field parallel to equipotential surface is 0। very important। क्या बोलना चाह रहा है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं जनरली। देखिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट दिस बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फाइन। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस क्या है इक्विपोटेंशियल, माने हर पॉइंट में इस जगह पे क्या है ना पोटेंशियल सेम है। तो अगर इस सरफेस से हो पैरेलल, जैसे यहां से एक पैरेलल लाइन हमने खींचा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पैरेलल टू द सरफेस, जो सरफेस है उसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। ध्यान से, पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनीवेयर पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये सरफेस क्या है इक्विपोटेंशियल है, और इस सरफेस के पैरेलल कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे है नहीं है तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये 2 चीज हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे ये सब चीजों को लेकर करके, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और खुद से बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक सब्सटेंस है, आपने सुना होगा, ये आगे जाकर के पढ़ना हमको, कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे कि आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन का बात करें तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है वो इंसुलेटर है। तो यहाँ पे कुछ और भी बारे में बात करेंगे हम आगे जाकर के। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना, ऐसा सब्सटेंस जो ना तो कंडक्टर होता है और ना तो इंसुलेटर होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है, लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं है। एक्चुअल बात क्या है, ये देखिए लिखा हुआ, अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर
दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक हिंदी में बोलते हैं, इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर सकता है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दें, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख दें और ये कैसा बिहेव करने लगे, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगे, तो क्या इसको इंसुलेटर कहिएगा? नहीं। इंसुलेटर का मतलब होता है कभी भी इससे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करेगा, चाहे आप कहीं भी रख दें इसको, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं है। फिर कह रहे हैं, लिखा हुआ है इंसुलेटर, लेकिन यहां पे लिख दिया है दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया जाए तो ये पोलराइज हो जाएगा, हिंदी में बोले तो ध्रुवित हो जाएगा, मतलब प्लस एक तरफ चला जाएगा, माइनस एक तरफ चला जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव डिवाइड हो जाएगा, ध्रुव विभाजित हो जाएगा, हिंदी में बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में फिर से सुनिएगा। अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर है दैट कैन बी पोलराइज्ड इन द बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये आपका डाइलेक्ट्रिक है तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कंडक्टर के जैसा काम करने लगेगा। क्लियर है? ठीक है। नहीं तो ऐसे में क्या है, वो एक इंसुलेटर है। आगे चलते ही, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी का सब्सटेंस है, आप ये समझ सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी का सब्सटेंस जो नॉर्मली क्या हो, नॉर्मली तो इंसुलेटर है, लेकिन जब इन्फ्लुएंस में किसी का आ जाए, जब किसी का माने इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस में आ जाए तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगे। क्लियर है? इसके बारे में आपने पढ़ा है, कूलाम्ब फोर्स लिखा हुआ है, ये चीज क्या है, F = K Q1 Q2 अपॉन R², दो चार्जेस के बीच का। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, जरा ध्यान से समझिएगा। आपने कूलाम्ब फोर्स पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है ना, F = K Q1 Q2 अपॉन R², माने दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, अगर R है तो अपॉन R², ये फोर्स होता है। ठीक है सर, ये जो आप K लिखते हो, ये इसको हमने क्या लिखा है अभी, 1/4πε0। अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, तब लिखते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई सब्सटेंस आ जाए, बोले तो मान लीजिए वाटर आ जाए, कोई अलग मीडिया आ जाए, अलग मीडियम आ जाएगा, कोई और माध्यम आ जाए, तो आप यहां पे ε0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ε0 क्या होता है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में परमिटिविटी और मैग्नेटिज्म में परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ एयर और वैक्यूम। अगर यहां इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है, तब तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अदर देन एयर या वैक्यूम हो तो आप इस फॉर्मूला को नहीं लिख सकते। क्या लिखते हैं, 1/4πε0 के जगह क्या लिखते हैं, εr × ε0 ना Q1 Q2 R²। अगर एक्चुअल बात कहें तो ये भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, εm। क्या लिखते हैं, εm, या कई बुक में सिर्फ εn लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ε0 कब रखते हैं, जब यहाँ या तो इन चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम रहे, और अगर इन चार्जेस के बीच में अदर देन कोई एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ भी मीडियम रहे तो क्या लिखते हैं, εm या फिर एप्सिलॉन, सिंपल। बाद में हमने जाकर के ये डिफाइन किया कि εm क्या होता है ना, εm इक्वल टू होता है आपका ε0 × εr। क्या होता है, ε0 × εr। असल में रिलेटिव परमिटिविटी नाम से आप सुने होंगे, εr इक्वल टू क्या होता है ना, εm/ε0, इस तरह से। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, विद्युत चालकता इस तरह से बोला जाता है, परमिटिविटी हिंदी में। तो यहाँ पे εr का वैल्यू आप जानते हो, तो εm अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा ना, εr × ε0, तो εm क्या हो जाएगा, εr × ε0। इसीलिए यहाँ पे आप εm को हटा के क्या लिख सकते हो, εr × ε0। चलिए यहाँ तक ठीक है। ये जो ε0 है पहचानते हो, कोई दिक्कत नहीं। εr क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी नाम बोल रहे हैं, लेकिन है क्या, वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में हमने लिखा है, F = K के जगह में हमने क्या कर दिया है, ये 1/4πε0 के जगह में क्या कर दिया है ना, 1/4π, यहाँ पे εr के जगह में क्या लिखा, देखिए K ε0
इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, ऊपर में क्या है Q1 Q2। मतलब यहां पे ये जो K लिख रहे हैं कुछ और नहीं, यही रिलेटिव परमिटिविटी जो आप पढ़ रहे हो, ये रिलेटिव परमिटिविटी यही है आपका क्या, यही है आपका K। और K को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्लियर है। उस वैल्यू के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, वो वैल्यू हमेशा आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि F इक्वल टू K नहीं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, जो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो वो एयर या वैक्यूम के लिए, अगर कोई मीडियम उसमें है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट विल बी गिवन टू योर एग्जाम, जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा, क्लियर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में समझ में आ गया ना, ये इंसुलेटर है ना कंडक्टर है, हाँ जनरली इंसुलेटर है, लेकिन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाता है, एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद मिलते हैं हम लोग अलग से टॉपिक, ये बाकी सब टॉपिक्स को लेकर के। तो माइंड मैप को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इस स्लाइड में कैपेसिटेंस को लिखा हूं, ठीक है। इसके पहले आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो चुका है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो चुका है आपका। ये कैपेसिटेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल आना आप मान के चलिए कि एकदम फिक्स है, एक न एक न्यूमेरिकल हर साल आता है। तो इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है या मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप आराम से जाइए किताब में, इसको पढ़ करके रिवाइज कीजिए, क्लियर है। तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस से रिलेटेड लिख दिया है, बाकी जो चीजें बची हुई हैं आगे और बताएंगे, इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस सबसे पहले ये बात करता है कि कैपेसिटेंस होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कैपेसिटर होता क्या, कैपेसिटेंस कहाँ होता है ना, कैपेसिटर में होता है। बहुत कोई इसे कंडक्टर बोलता है। आप फैन चलाते हो तो फैन में एक व्हाइट कलर का, कोई भी कलर का हो सकता है, राउंड शेप का मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। ये क्या है, अब देखिए, इसे आप क्या कहते हो, यही है कैपेसिटर। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, जिसे आप इस तरह से बोलते हो ना, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, कुछ भी बोलिए बात बराबर है, क्लियर है। तो कैपेसिटेंस माना कोई भी कंडक्टर होता है, ये सिर्फ यही वाला डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि यही डिवाइस है। अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, वो कैपेसिटर है। तो फिर यही वाला चीज फैन में क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ऑफलाइन बैच में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे तो ये सब चीज आप जानते हैं। सो कमिंग बैक टू द रिवीजन पोर्शन, क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V, याद रहेगा, C इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है, C इक्वल टू Q बाई V। चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, इन विच पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या है, जो सिस्टम है या जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है आप बोल सकते हो, उसका पोटेंशियल क्या है, उस समय वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस। C इक्वल टू Q बाई V। आपने शुरुआत जैसे ही किया होगा टॉपिक तो आपको मिल गया होगा एक टाइप का कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर बोलिए इसीलिए लिख दिए यहाँ पे कंडक्टर, कंडक्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर ही होता है ना। मान लीजिए कोई स्फेयर है, ये स्फेयर है, तो इसका इनर रेडियस आउटर रेडियस होगा ना, कोई स्फेयर है तो इनर रेडियस को हम क्या बोलते हैं, R1, ठीक है, R1 बोल दिए। जो आउटर रेडियस है उसको हम बोलते रहे R2, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, C इक्वल टू, कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर, क्लियर है। अगर कोई आइसोलेटेड स्फेयर है, आइसोलेटेड स्फेयर क्या होता है, जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस लगभग बराबर होता है। बोलने का मतलब इसका अगर थिकनेस, इसका जो सरफेस का थिकनेस है वो बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, थिकनेस नेग्लिजिबल हो जाए, बोले तो R1 और R2 लगभग बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड स्फेयर। तो आइसोलेटेड स्फेयर के लिए सिंपल फॉर्मूला है और जनरली आपका बुक में, आपका सिलेबस में यही है, आइसोलेटेड स्फेयर। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, इसका अगर डेरिवेशन आपको पढ़ाया गया है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, कैपेसिटर का
स्फेरिकल कैपेसिटर का, ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर रेडियस होगा। ये अगर स्फेयर है, आपने थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया तो क्या हो जाएगा, एक ही रेडियस होगा इसका, और वो रेडियस आप यहां पे बैठा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया बाद में कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, जैसे कि अर्थ एक कंडक्टर है तो ये भी एक कैपेसिटर है, मतलब ये भी चार्ज स्टोर कर सकता है। लेकिन देखा कि ये कि अर्थ जैसा पृथ्वी जैसा बड़ा गोला भी अगर होना तो कैपेसिटी जो है ना बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, माने वो जो चार्ज स्टोर कर सकता है वो बहुत कम है जितना हमको जरूरत है। ये जरूरत कब पड़ता है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब आप स्टार्ट करते हो ना तो उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आपको पता है कि फैन अगर हम चला रहे हैं तो वहां पे जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं, जब चालू करते हैं, उस वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी जनरली जब चलाते हो तो फर्स्ट गियर से आप एक्सेलरेटर देना चालू करते हो, फर्स्ट गियर, डायरेक्ट 4th नंबर गियर से दीजिएगा तो आपका गाड़ी जब तुरंत बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर में ऐसा सेटिंग किया हुआ है कि आपको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म है, आप इंजीनियरिंग करोगे तो समझ में आएगा। बाकी जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या एनी डिवाइस, वो स्टार्टिंग के टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो कहां से मिलेगा, हमारे पास जो सोर्स आ रहा है 220 वोल्ट है, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, तो कहां से मिलेगा, तो एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जिसमें पहले से चार्ज स्टोर रहता है, और जब जरूरत पड़ता है उस डिवाइस को तो वो सप्लाई करता है। बस जैसे स्टार्टिंग में वो सप्लाई कर दिया, एक बार फैन घूम गया तो उसके बाद उसका काम खत्म, वो भी चुपचाप चार्ज होकर पड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तब उसका इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ये यहां से नेग्लेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटी बहुत कम होता है, तो एक जुगाड़ लगाया गया। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो डिस्कवर हुआ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले इसको डिस्कस किए, फिर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्लियर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है आप जानते हो ऑलरेडी, हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ रिवीजन पर्पस से, दो प्लेट्स होते हैं जिन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है। इसका अगर एरिया ए है, इसका एरिया ए होना चाहिए। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को आप कुछ भी ले लीजिए, हम मान लेते हैं डी ले लेते हैं। तो कैपेसिटी क्या होगा इस कैपेसिटर का कैपेसिटी हो जाएगा आपका के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये के लिखने का पर्पस क्या है अभी बताएंगे, पहले इतना याद रखिए कि सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां देखो लिखा हुआ सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुनिएगा ध्यान से, अगर इस प्लेट के बीच में कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला रहे, बोले तो अदर देन वैक्यूम और एयर रहे। अगर वैक्यूम और एयर है तो आप एप्सिलॉन नॉट से काम चला लेते हो, पता है, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए। तो अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ रहे तो वहां पे आप एप्सिलॉन आर, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर आप जिसे के बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो आपका डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, के लेकर के नहीं किया गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया है इसके बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम। क्लियर है? अगर एयर या वैक्यूम होगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए, डिस्कस हो चुका है, यहां पे चलते हैं। इसके बाद बोल रहा है ना कैपेसिटेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में, ये जो दो प्लेट है कैपेसिटर का, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेट कर दिया गया है। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हमने इतना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेट कर दिया और बाकी जगह को ऐसे ही छोड़ दिया, हवा छोड़ दिया, हवा के लिए काफी, या फिर वैक्यूम कर दिया। क्लियर है? तो इसका थिकनेस कितना है, हम मान लेते हैं इसका थिकनेस कितना है, एक्स है। कितना है थिकनेस? एक्स है। तो कैपेसिटी लिखने का तरीका बदल जाएगा आपका। क्या हो जाएगा कैपेसिटी का लिखने का तरीका ना, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय के। क्या है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर है? तो के एप्सिलॉन नॉट आपको पता है वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा 8.85 करके। ठीक है, वो उसका ऐसा यूनिट बैठा दीजिएगा। ए ना एरिया ऑफ द प्लेट्स डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा, के इंटू डी। डी क्या है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर नहीं दिख रहा ऊपर तो नीचे मैं लिख दे रहा हूं, दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी। तो के इंटू डी, ये के इंटू पूरा डी माइनस करना है आपको कितना से ना, आप स्लैब का थिकनेस ले लीजिए एक्स इंटू
x इंटू के माइनस 1, x इंटू स्लैब का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस क्या है x इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -1, इतना कीजिएगा तो आपका जो है कैपेसिटी निकल करके आएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जब कोई प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है तो उसका कैपेसिटी इनहेंस करता है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है। क्लियर है? कैपेसिटी इंक्रीज, ऐसा क्यों किया गया ना, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। पैरेलल प्लेट से भी पेट नहीं भरा तो क्या किया ना, पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला गया और चेक किया गया, ये फॉर्मूला पाया गया और ये देखा गया कि इसका कैपेसिटी जो है अब इनहेंस हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। सो द फॉर्मूला विल बिकम C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई KD माइनस x इंटू K माइनस 1। एक्स क्या है ना, थिकनेस ऑफ स्लैब, जिस स्लैब को आप डाल रहे हो उसका थिकनेस क्या है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन भी पढ़ना है आपको चैप्टर के अंदर में। दो तरह का कनेक्शन आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। पहला कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन, दूसरा है आपका पैरेलल कनेक्शन। इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर पैरेलल कनेक्शन हो, सीरीज कनेक्शन हो, किस तरह से होगा। मान लीजिए दो कैपेसिटर है इस तरह से जो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2, ठीक है। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना हो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट, फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, तो एक ही बन जाएगा और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो तो निकलने का तरीका है ना 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ना, C इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये तो बात रहा किसके लिए, दो के लिए, तो यहां पे इसीलिए हमने लिख दिया फॉर 2 C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 अगर सीरीज में है तो। बाकी अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला बैठाइए, जैसे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जितना है जोड़ते जाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही कैपेसिटी होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा, इसका कैपेसिटी होगा। क्लियर है? अगर यही चीज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है आपको पता है, इस तरह से कनेक्ट कर दिए अगर दो कैपेसिटर को, ठीक है, इस तरह से, इसका C1 है कैपेसिटी, इसका C2 है कैपेसिटी, या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या होता है ना, डायरेक्ट जोड़ देना होता है। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है ना, C1 प्लस C2, जस्ट ऑपोजिट टू द रेसिस्टेंस। आपने क्लास 10 में रेसिस्टेंस लेकर के पढ़ा है और 11 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टेंस पढ़ा है। वहां पे सीरीज में क्या अगर रहता है रेसिस्टर तो क्या होता है, ऐड करते हैं, और पैरेलल रहता है तो हमने जो डिस्कस किया कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R2। लेकिन कैपेसिटर के केस में उसका ऑपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अगर पैरेलल है तो यहां ऐड होगा, पैरेलल है तो अगर तो ऐड होगा, दो है तो दो ऐड होगा, 10 है तो 10 ऐड होगा। क्लियर है? इसलिए दो के लिए हमने यहां लिख दिया फॉर 2 कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। 1000 को है तो 1000 को जोड़ना होगा। और बाकी ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि दो कैपेसिटर है और पैरेलल में जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ ये सब नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए इसका कैपेसिटी C है, इसका कैपेसिटी C है, दोनों का सेम है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए 2C, सिंपल। क्लियर है? और अगर क्या रहे, अगर सीरीज में रहे तो क्या होगा, सीरीज के लिए भी आपका शॉर्टकट देख लीजिए। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा शॉर्टकट ना, आपने क्या किया था ना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या किया था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अगर दोनों का कैपेसिटी C रहे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर डिवाइड बाई C प्लस C, 2C, तो एक C और एक C कट जाएगा, क्या हो जाएगा, C/2। ध्यान से, C/2 हो जाएगा। मान लीजिए डायरेक्ट दो के लिए हमने बोला, अगर मान लीजिए 3 लगा हुआ है तो C है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, सिंपल कुछ मत कीजिए, C/3 कर दीजिए। अगर 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, C/4 कर दीजिए। ये तो ट्रिक है, अगर सेम रहे तो होगा, अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला है यहां लिखा हुआ है। क्लियर है? अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। उतना देर से बात कर रहे थे, इसका काम यही है कि एनर्जी स्टोर करके रखने का। तो पहले ये सब बात डिस्कस कर लिए, अब एनर्जी पे आते हैं, जो मेन मुद्दा है इसका ना। कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 1/2 CV स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, बिटवीन द प्लेट्स बोल दिए तो आप सोचिएगा कि ये सर पैरेलल प्लेट के लिए वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं।
आप स्फेरिकल के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए वैलिड है, कोई भी कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे पैरेलल प्लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो U इक्वल टू क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ C एंड V। अगर आप इन टर्म्स ऑफ Q एंड C निकालना चाहते हैं तो इसी में वैल्यू बैठा करके, आपने वैल्यू जाने हैं ना, पहले ही बता दिया। C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q/V होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो आप अगर यहाँ पे V हटाना चाहते हैं, मान लीजिए V हटाना चाहते हैं, यहाँ से V हटाना चाहते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। यहाँ पे पुट कीजिएगा V के जगह में, तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो हो जाएगा Q²/2C। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे Q²/2C। उसी तरह से मान लीजिए C हटाना चाहते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। तो आप C को हटा करके Q/V लिखिए, तो इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, Q एंड V। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए ½ QV। क्लियर है, तो जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करना होगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर या Q²/2C या फिर 1/2 Q इंटू V। आई होप कैपेसिटेंस आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस पता करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल देखेंगे और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल देखेंगे। पोटेंशियल भी देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल दोनों का देख लेंगे हम लोग। क्लियर है, तो देखिए ध्यान से। तो आगे के टॉपिक सब देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं ना, डाइलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटेंस। अब जो डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर का, फिर ये और फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का देख लेंगे। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है, बचपन से जो पढ़ रहे हैं दैट्स करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल में आ जाइए। क्या कह रहा है कंडक्टर्स, इधर लिखा हुआ कंडक्टर, अगर आप लोगों को लाइट आ रहा होगा उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कंडक्टर लिखे हैं, इधर इंसुलेटर लिखे हैं। क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अ मटेरियल विच व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर है और उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और हमने एक कंडक्टर को इधर रख दिया इस तरह से, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना चालू कर देगा। किधर चालू कर देगा ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑपोजिट तरफ। तो ये कंडक्टर है। अगर जांच कैसे करेंगे, तो यही कह रहे हैं ना जांच करने का तरीका, कि किसी भी मटेरियल को, ये जैसे मटेरियल है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर, ये जांच करना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सिर्फ क्या कीजिएगा, इसको रख दीजिएगा। अगर इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर जाए तो ये कंडक्टर है, और नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। लिख रहा है अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर हाईली या टाइटली बाउंडेड एंड व्हेन एक्सपोज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव। इसका मतलब क्या, दैट इज हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। माने इंसुलेटर, मुंह से निकल गया, इंडक्टर एक डिवाइस है, बताइए इंसुलेटर क्या है, एक मटेरियल है जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, BOUND यहां लिखा हुआ, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं टाइटली बाउंड एंड व्हेन एक्सपोज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव। जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख देंगे तो इसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं करेंगे, किधर भी नहीं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना अपोजिट, किधर भी नहीं। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें वो भी अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। हमने ये बात पिछले वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है और अगर उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता, उसके सरफेस में चार्ज होता है। तो अगर अंदर में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा। क्लियर है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस। कोई सरफेस है मान लीजिए और वो चार्ज्ड सरफेस है, सरफेस कैसे भी हो सकता है, ऐसा है, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज सरफेस, ये सरफेस में चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है, तो क्या होगा ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपने बना दिया अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ध्यान क्या रखना है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा, यही कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस। तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर का बारे में बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो देखिए
डेफिनेशन क्या कहता है ना, इट इज नेगेटिव काउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस मतलब मान लीजिए कि कोई इनिशियली एक चार्ज यहाँ पे है, इनिशियली एक चार्ज यहाँ पे है, इनिशियली ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। इन दोनों के बीच का उस वक्त कोई डिस्टेंस है, लेट दिस बी द डिस्टेंस r1, ये इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, अब नहीं दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। इनिशियली शुरू में कुछ भी नहीं हुआ है, उस वक्त इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम मान लेते हैं r1 है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए वर्क डन बाय क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, आप नहीं, कौन ना, मान लीजिए ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब फोर्स लगाएगा, तो फोर्स जैसे लगेगा तो ये इधर आएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है और ये डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स लगे और डिस्प्लेस हो जाए तो उस पर वर्क हो रहा है। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं हो जाना चाहिए। ये सब बातें आप क्लास 11 में पढ़े हैं, वी आर इन क्लास 12 राइट नाउ। तो क्या कह रहा है कि जब कोई चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करे, फोर्स लगाए, सिंपल बात, क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो वर्क करेगा, ये डिस्प्लेस होगा। और मान लेते हैं अभी फिलहाल इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लस से माइनस इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है और ये थोड़ा देर बाद यहां पहुंच गया और ये माइनस चार्ज अब यहां पे पहुंच चुका है। इस वक्त इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r2, दिस इज फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और r1 क्या है ना, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा बॉडी इस तरह से है और अगर कोई मुझे मेरा एक हाथ काट के चला जाए, ऐसा भगवान ना करे किसी का ना हो, मान लीजिए मेरा एक हाथ काट के लेके चला गया, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं या फिर क्या है यह डेफिनेशन ना, जब हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में, जब हम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है ना, वर्क डन होता है। और वही वर्क डन, अगर ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया है, बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे लिखा हुआ बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका जो नेगेटिव होगा उसके बराबर होगा। मतलब सर जरूरी नहीं ना कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तब तो ये अपने आप खींच लेगा। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है तो अपने आप तो नहीं खींचेगा, ये रिपेल करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको उठा के यहां लाए, तो आपको काम करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डू द वर्क। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी फोर्स के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो बस यहां पे फॉर्मूला में माइनस डब्ल्यू लिखा हुआ, आप प्लस डब्ल्यू लिखेंगे। ध्यान से, फिर कह रहा है आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यहां माइनस डब्ल्यू जब है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान से यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप काम कीजिएगा तो प्लस लिखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप काम कर ले तो माइनस लिखिएगा, और कुछ नहीं। बाकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर कहें, द नेगेटिव काउंट ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस। जब सिस्टम चेंज होता है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो लिख रहा है द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दिस इज UR2 माइनस UR1। मतलब क्या ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था ना, UR1 था, पहले डिस्टेंस था r1, इसीलिए क्या लिखा UR1। बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया ना, UR2 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, UR2 माइनस UR1, ये दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए यहां इलेक्ट्रिक अगर लिखिएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और अगर आप जबरदस्ती इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किए हैं तो पॉजिटिव वर्क होगा यहां पे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। द डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल का नहीं, रिपीट कर रहे हैं, पोटेंशियल मुंह से निकल गया, पोटेंशियल अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी काम करे अदर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है,
ये किसके बराबर होता है, अगर और ज्यादा ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हो, ये बराबर होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस UR2 माइनस UR1, मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, हमने बताया कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और अगर डिटेल में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे ना, दोनों चार्ज को लिखिएगा Q1 Q2, दो चार्ज के लिए यहां लिख दिए फॉर्मूला, दो चार्ज ही होगा, जरूरी नहीं है 20 चार्ज हो सकता है, तो दो चार्ज के लिए शॉर्टकट लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 अपन क्या हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। R2 क्या है, R1 क्या है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। R2 इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, R1 इज इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। गॉट इट। Q1 Q2 चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लगाइए, और अगर मीडियम है तो क्या लगाइएगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहले से डिस्कस किया हुआ इसी वीडियो में। गॉट इट। सो द फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का नेगेटिव बराबर होता है, एक्सटर्नल एनर्जी का पॉजिटिव होता है, और ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। गॉट इट, क्लियर है। अब बात करते हैं, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस आर, इस वक्त पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस नहीं, क्या बोल रहा है, उस वक्त पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का बात नहीं कर रहे हैं अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है, नहीं दो चार्ज है आपका Q1 एंड Q2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया है, R ले लिया है, लिखा हुआ है इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज R, क्लियर है। उस वक्त इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो UR इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए, Q1 Q2 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R कर दीजिए। पोटेंशियल निकालते तो क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, R। ध्यान से, सभी चीजें रिलेटेड है आपस में, तो जब आप माइंड मैप बना रहे हैं तो आपका ये सब चीजों पे ध्यान होना चाहिए, कहां क्या डिफरेंस है, इस तरह से रिलेट करके पढ़िए तो याद रहेगा। गॉट इट, समझ में आया क्या हो गया ना, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर दोनों को चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या हो, R हो तो। गॉट इट। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दो पॉइंट्स के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो पोटेंशियल को भी से लिखते हैं, तो फाइनल V माइनस VA इक्वल टू क्या होगा, यहां का पोटेंशियल एनर्जी का माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी, दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी बोले तो UB माइनस UA, पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो B क्या, B पर है, A पर क्या है, A पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, याद रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। क्यों क्या है, यहां पे हमने लिख दिया है टेस्ट चार्ज। आई होप आप लोगों को ये रिवीजन क्लियर हो गया होगा, एकदम रिवीजन कर रहे हैं, एकदम डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्लियर है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो का पर्पस डेप्थ में जाना नहीं है, रिवाइज करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 5 साल के बाद ये वीडियो कोई देख रहा है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। व्हेन यू हैव ओनली कंप्लीटेड दैट चैप्टर, जब चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं तभी इस वीडियो पे आइए। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को मत देखिए भाई, अभी बंद कर दीजिए। गॉट इट। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तभी इस वीडियो को देखिए, तभी आपको फायदा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, समझ में आ गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल क्या पता है, दो पोल होना चाहिए, प्लस और माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हो, किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालना चाहते हो, तो क्या आपको पता होना चाहिए ना। देखिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। डाइपोल है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें किसी भी तरह से डाइपोल को रख दिया गया है। लेट दिस बी माइनस चार्ज हियर एंड दिस बी पॉजिटिव चार्ज हियर प्लस क्यू चार्ज। ये डाइपोल है मान लेते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रख दिया है, ध्यान से। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है ना,
P इंटू ई, P क्या है ना आपको पता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, इसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। P इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा कौन सा है ना, P और E के बीच का एंगल। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P इधर है, P और E के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये साइन थीटा समझ रहे होगा, थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल। और चूंकि थीटा वेरी कर रहा है, ये थीटा क्या हो सकता है, वेरी करेगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स तो लगेगा नहीं, नेट फोर्स जीरो होता है डाइपोल में, पता है कि नहीं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल हम रख दें तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ। लेकिन टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगता मतलब ये घूमेगा, तो ये किस तरह से घूमेगा, ऐसा घूमेगा, मतलब थीटा इज वेरिएबल। सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, बाद में जाकर के आपको दिखेगा ये चीज। क्लियर है। ये जो डी थीटा लिखा हुआ है किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये वेरी कर रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी डी यू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। एंगल आप जैसे ही बदलोगे पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को पी ई साइन थीटा डी थीटा होता है। देखिए मान लीजिए ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और डाइपोल को हम क्या रखते हैं ना, इस तरह से रख देते हैं। यहाँ पे है मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, P किधर है, P है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, आपको पता है ये चीज, कोई दिक्कत है नहीं। तो P और E के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान से, अभी इनिशियल पोजीशन हम मान लिए कि यहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। क्लियर है, यहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं और हम थोड़ा देर बाद इसको, ये आपको पता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा देर बाद इसको हम क्या कर दिए, ये चूंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और मान लेते हैं ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जा रहा है। अब ऐसा हो चुका है तो 90 डिग्री से कम हो गया, जो भी हुआ, कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं, क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, चेंज हो गया। तो हम मान लेते हैं इस वक्त एंगल कितना है, थीटा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हमने अभी बोला ना कि कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज हो गया, मेरा ही पोटेंशियल एनर्जी का भी जस्ट बात की, अगर हम सीधा खड़ा है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी अलग है, और अगर मुंडी को नीचे की तरफ कर दे, पैर को ऊपर की तरफ कर दे, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ये डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज किए तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, ये बात कर रहे हैं ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कब ना, फाइनल आपने थीटा में रखा है, इनिशियली कहां रखा था, 90 डिग्री पे रखा था, इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा ना, आपने पढ़ा है सर क्या होता है ना, पी ई साइन थीटा डी थीटा होता है, पी ई साइन थीटा डी थीटा होता है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां से कहां तक, 90 डिग्री से शुरू किए हैं, कहां तक गए हैं सर, थीटा तक गए हैं, कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमने थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात किया। सो योर रेफरेंस पॉइंट इज व्हाट, जहां से आपने शुरू किया कहानी, हमने 90 डिग्री से शुरू किया तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री को आपके एनसीईआरटी ने जीरो कंसीडर किया है। और एक पॉइंट कंसीडर किया है, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, मान लीजिए कोई चार्ज इंफिनिटी से आप कहीं ला रहे हैं तो इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। आपका एनसीईआरटी कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी कह रहा है हम कह दे रहे हैं कि आप शुरू कर रहे हैं जहां से, उसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। इस जगह में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, इसको जीरो कंसीडर कर लीजिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा, यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। 90 डिग्री से थीटा को एंगल बैठा करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है इसके, देखिएगा क्या कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया ना, यहाँ क्रॉस करके हमने जीरो लिख दिया इसीलिए। अब देखिए, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क किधर लग रहा है, देखिएगा टॉर्क किधर लग रहा है, मान लीजिए ऐसा है फिलहाल, टॉर्क किधर लग रहा है बताइएगा तो जरा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट जाना चाहेगा। तो टॉर्क किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अपने आप किधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा। आप चाहते इधर नहीं जाए, इधर जाए, तो क्या करेंगे, अपने से कुछ करना होगा। अपने से क्या करेंगे, अपने से आप इधर फोर्स लगाएंगे, बात समझ रहे, आप इधर वर्क करेंगे, आप इधर वर्क करेंगे, आपको करना होगा। अपने आप किधर जाएगा, अपने आप ऐसे हो जाएगा, अपने आप टॉर्क इधर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है चार्ज प्लस चार्ज पे, और माइनस चार्ज पे इधर लग रहा है। लेकिन आप जब फोर्स लगाएंगे तो इसका उल्टा लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, अगर आप थीटा एंगल रोटेट कर रहे हो, कितना एंगल, थीटा एंगल, मान लीजिए ऐसा था, आपने थीटा एंगल रोटेट किया, आपने कितना एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया, अगेंस्ट द टॉर्क लिख रहा है, थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, जिधर लग रहा है टॉर्क उसका ऑपोजिट तरफ,
तब यू थीटा क्या होगा, उस वक्त इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा भाई, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, माइनस पीई कॉस थीटा। ध्यान से साइन थीटा हट गया और यहां माइनस लग गया, ध्यान से, इसका डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ है। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए, अगर हम अगेंस्ट द टॉर्क काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा। यहां भी वही चीज है, यू थीटा माइनस यू 90 डिग्री है, लेकिन हमने यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि यू 90 डिग्री क्या हो गया है, जीरो हो गया, अभी थोड़ा देर पहले बताया, इसीलिए डायरेक्ट बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। और अभी थीटा क्या है ना, पी और ई के बीच का एंगल है। ये पी होता, ये पी है, पी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, पी और ई के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, लेकिन कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं। इधर साइन थीटा है, इधर कॉस थीटा है, क्लियर है। और जब कॉस थीटा हटता है तो क्या लगता है, डॉट लगता है। तो पी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट लगा दीजिए तो यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा है। सो आई होप मैंने इस चैप्टर का एक तरह से बोल सकते हैं वन शॉट हो गया। वन शॉट नहीं है, माइंड मैप है, इसी पे रहिए। पूरा डेप्थ में जाकर के समझाने का कोशिश किया, इसीलिए ज़्यादा वीडियो का लेंथ भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा होगा, और अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए और क्या क्या करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक बात और, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा मैक्सिमम व्यूअर जो होता है वो वीडियो जरूर देखता है लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करता है, तो ये दिल का पीड़ा को जरा मिटा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।